Hello everyone, I'm sure you must be doing good. AS27 कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लास्ट क्लास में ये देख रहे थे कि जो ज्वाइंट वेंचर होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। अलग अलग दुकानदार हैं भाई, उन्होंने डिसाइड किया मिल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, दोनों लोग उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे मिल के। फिर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट हमने देखा। ये यहाँ पे क्या होता है कि भाई दो अलग अलग बिजनेसेस हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मिलके एक एसेट खरीद लेते हैं, दोनों लोग इस्तेमाल करेंगे उसका। तो ये तो हो चुका था, इनकी अकाउंटिंग भी आपने देख ली थी, जर्नल एंट्रीज वगैरह मैंने दिखाई थी आपको। नाउ व्हाट यू नीड टू सी इन टुडेज क्लास इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। इसमें क्या होता है कि दो बिजनेस मिलके एक नया बिजनेस खड़ा कर देते हैं और उस बिजनेस का सेपरेट लीगल रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, एक नई एंटिटी क्रिएट कर देते हैं और वो एंटिटी अपनी सेपरेट अकाउंटिंग भी करती है। आइए देखते हैं ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। This is the format where venturer creates a new entity for the joint venture business. A jointly controlled entity is a joint venture which involves the establishment of corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest. मैं कह रहा है jointly controlled entity एक कॉर्पोरेशन हो सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप हो सकती है, अदर एंटिटी बन सकती है जिसमें दोनों वेंचरर का, जितने भी वेंचर हैं उनका इंटरेस्ट होगा। द एंटिटी ऑपरेट्स इन द सेम वे एज अदर इंटरप्राइज। ये अलग एक एंटिटी तैयार होगी और अपना जैसे बाकी एंटिटी काम करती है वैसे ये भी करेगी। एक्सेप्ट दैट अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द वेंचरर्स एस्टैब्लिशेस ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। देखिए ज्वाइंट वेंचर ही क्या होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एक एग्रीमेंट होता है जिससे ज्वाइंट कंट्रोल आता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। All the ventures pool their resources under a new banner and this entity purchases its own asset, creates its own liability. अब देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके मान लीजिए ए बी लिमिटेड बनाते हैं, ए बी लिमिटेड इज इन जॉइंट वेंचर, तो ए लिमिटेड पैसा डालेगा, बी लिमिटेड पैसा डालेगा और ए बी लिमिटेड अपनी एसेट्स खरीदेगी, उसकी अपनी लाइबिलिटी होगी, ए बी लिमिटेड की अपनी सेल होगी, अपनी परचेजेस होगी, अपने खर्चे होंगे, अपना प्रॉफिट होगा और वो जो अपना प्रॉफिट होगा ए बी लिमिटेड का वो बटेगा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में। ठीक है, तो यही होता है ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। द नेट रिजल्ट ऑफ द एंटिटी इज शेयर्ड बाय द वेंचर इन द रेशियो एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। दिस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ऑल्सो डिफाइंस द जॉइंट कंट्रोल ऑफ द वेंचरर। द जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी maintains its own accounting record and prepares and presents financial statement in the same way as other enterprises in conformity with the requirement applicable to jointly controlled entity. चलिए एक एग्जाम्पल है और इसको देखिए। ए एंड बी लिमिटेड आर टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑपरेटिंग इन सिटी ए। दो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। लोकल अथॉरिटी इशूड अ टेंडर टू कंस्ट्रक्ट अ मेट्रो। अब लोकल अथॉरिटी कह रही है कि मेट्रो बनाना है, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए में, एंड हैड इन्वाइटेड बिडर टू अप्लाई फॉर द टेंडर। अब सबको बोला है टेंडर भरो। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के अकेले के बस का था नहीं ये 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेने का, तो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई मिल के ए बी लिमिटेड और टेंडर के लिए बिड किया। तो अब ऐसे में क्या होगा, दोनों लोग पैसा डालेंगे ए बी लिमिटेड में, ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड, ऐसा डिसाइड हुआ है। क्योंकि जब भी एग्रीमेंट बनता है ना तो डिसाइड हो जाता है कौन क्या करेगा, कितना करेगा। तो मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की कर दी गई है। तो एक्चुअली यही होगा ही कि ए और बी के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ये मिल के तो कर सकते हैं, अकेले नहीं कर पा रहे होंगे ये प्रोजेक्ट। मशीन इक्विपमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है ए के को, फंडिंग वगैरह बी सब मैनेज करेगा। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ए और बी 60-40 में शेयर कर लेंगे। रेवेन्यू खर्चे यानी प्रॉफिट भी 60-40 में चला आएगा, रेवेन्यू खर्चे 60-40 के रेशियो में बांटेंगे सब। ठीक है, तो ए और बी लिमिटेड जो बना है वो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है। अब आपने ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स के और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस की अकाउंटिंग तो देख ली थी कि इसमें अकाउंटिंग कुछ करना ही नहीं होता। अकाउंटिंग देख क्या ली, कुछ करना ही नहीं होता है। ठीक है, अपनी अपनी सब हिस्से की एंट्री मारते हैं। ठीक है,
अगर एसेट मिल के खरीदते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है वो हम सिखाई दिए आपको कि भाई एसेट अगर मिल के खरीदते हैं तो एसेट की जितना जितना जो पैसा लगाया वो अपनी अपनी बुक्स में उतना उतना एसेट दिखाता है, शेयर इन फिक्स्ड एसेट लिखते हैं सब, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बाकी तो सब अपनी अपनी एंट्री मारते हैं ना। कोई भी खर्चा कॉमन हुआ 5,000 रुपये का, मान लीजिए ट्रेवलिंग की दोनों ने मिलके की 5,000 रुपये का खर्चा, तो ए में 3,000 देना पड़ा, बी को 2,000 देना पड़ा, तो दोनों लोग अपना 3,000 2,000 खर्चे की एंट्री मारेंगे। ट्रेवलिंग टू बैंक 3,000, दूसरा वाला मारेगा ट्रेवलिंग टू बैंक 2,000। तो भाई अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं ना करने को। एक एसेट के रिस्पेक्ट में एक अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो वही थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो आपको बता दी गई। अब यहां पे ये क्या करेगा, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाएगा, ठीक है। इसके भी बैलेंस शीट पीएल बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में बनता है, बस नोट्स टू अकाउंट डिफरेंट होगा, यही देखना है, काम खत्म। कुछ है नहीं इसमें, इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं है। आइए देखिए इलस्ट्रेशन 1। ए लिमिटेड एक यूके बेस्ड कंपनी है, इंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड। ए लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी है, वो जॉइंट वेंचर कर रही है बी लिमिटेड के साथ इंडिया में, वेयर इन बी लिमिटेड विल इंपोर्ट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए लिमिटेड। अब धंधा क्या है इनका कि बी लिमिटेड का जो गुड्स होगा वो ए लिमिटेड इंपोर्ट करेगी ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड सेल देम इन इंडिया। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एग्रीड टू शेयर द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द रेशियो 5:4। अब एक एक चीज को हाईलाइट कर लीजिए। एक्सपेंसेस रेवेन्यू का रेशियो 5:4 है। फिर और क्या बता रहा है नेक्स्ट, रिस्पेक्टिवली एक्सपेंसेस रेवेन्यू 5:4 होगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे सब। एक्सपेंसेस रेवेन्यू होगा तो 5:4 के रेशियो में बांटेंगे सब, प्रॉफिट जितना आएगा वो बराबर बांट लेंगे, ठीक है। ए इन्वेस्टेड 49% ऑफ द टोटल कैपिटल बट हैज इक्वल शेयर इन द एसेट एंड इज इक्वली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द जॉइंट वेंचर। अच्छा, एसेट में जो हिस्सा है वो कितना है, कह रहा है कि 49% ऑफ द टोटल कैपिटल ये ने इन्वेस्ट किया है, मतलब तो यानी 51% बी ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जहां तक रही बात एसेट इन लाइबिलिटीज की, तो उसमें इक्वल शेयर है, इक्वल शेयर इन ऑल एसेट एंड इज इक्वली लायबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज। अच्छा, तो अब यही देखिए, यही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें बताया है, ये बस ध्यान रखिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस 5:4 रहेगा, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, कैपिटल 49% और 51% लगाए हैं, लेकिन एसेट लाइबिलिटीज़ में बराबर का हिस्सा है। तो हुआ है एग्रीमेंट, तो हुआ है, आपको क्या टेंशन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, जैसे हम और आप के बीच में एग्रीमेंट कर लें कि पैसा बराबर लगाएंगे, धंधे में प्रॉफिट हम 75 लेंगे, तुम 25 ही लोगे, तो किसी को दिक्कत है कोई? अरे नहीं दिक्कत है, तुम तैयार हो, जिसने पैसा लगाया उसको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भाई आधा पैसा लगा के भी अगर 25% प्रॉफिट बिजनेस में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सर के पास ज्यादा नॉलेज है ऑब्वियसली, तो इसकी वजह से बिजनेस में भी तो फायदा होगा ज्यादा, राइट। तो स्टिल इफ आई हैव टू गिव इवन 50%, तो ऑल्सो देन ऑल्सो इट इज बेटर कि टू हैव 25% प्रॉफिट। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब ये जॉइंट वेंचर का अपना ट्रायल बैलेंस है। अपना क्यों है? क्योंकि इसकी सेपरेट अकाउंटिंग होती है। देखो क्या है, अब परचेज 9 लाख रुपए का, अदर एक्सपेंसेस 3,06,000 रुपए का, सेल है 13,05,000 रुपए का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख, करंट एसेट 2 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, कैपिटल 4,01,000। तो इतना तो बैलेंस शीट आइटम दे दिया आपको, ये तो बैलेंस शीट आइटम है। ये ऊपर वाला पीएल आइटम दे दिया आपको। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट 1 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कहीं कुछ बताया नहीं है, और हम ये एज्यूम भी कर सकते हैं कि इसी साल बिजनेस शुरू हुआ है, ये जॉइंट वेंचर अभी इसी साल शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखता भी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत पे, तो यानी पहले साल के अंत पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो 1 लाख है, तो ओपनिंग कितनी होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री 0, इसी साल स्टार्ट हुआ है, इन्वेंट्री नील होगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, बना देते हैं कंसोलिडेटेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,05,000 रेवेन्यू ले लीजिए, इसमें से खर्चे घटाइए, ठीक है। परचेज कितना? 9 लाख, 3,06,000 अदर एक्सपेंस। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे लिखते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो आपकी अंडा है, माइनस 1 लाख, तो माइनस 1 लाख हो जाएगा, ये माइनस 1 लाख हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो एक्सपेंसेस में क्या क्या है, 9 लाख, 3 लाख 6 हज़ार माइनस 1 लाख, कितना हो गया देख लीजिए, 9 3 12 में से 1 गया, 11 लाख 6 हज़ार। ठीक है। अब आप कहोगे सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों होता है, ये माइनस में क्यों लिखा जाता है? तो ऐसे तो टेक्निकली मुझे बताना नहीं चाहिए, इतना दिमाग क्यों लगाया आपके साथ, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है, मन करता है कि चलो बता ही दें। पीएल, ये देखो यहाँ होता है सेल्स, यहाँ होता है परचेज वगैरह, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक किधर होता है, यहाँ होना होता है टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक इधर ले जाना हो, इसके साथ लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ये वाला चीज़ इधर जाएगा तो माइनस में ही दिखाना होगा ना, जैसे ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वाली फिगर को हम यहाँ ना दिखा के इधर की तरफ दिखना चाहते हैं, तो ये आपको माइनस में लिखना होगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं जब इसके साथ इकट्ठा करते हैं तो। अरे प्रेजेंटेशन का तरीका है भाई, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही करोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको खर्चों के साथ लिखना है, इस साइड लिखना है, ठीक है। सेल्स को हम अलग ले लिए और इस वाले को इधर एडजस्ट, इन्वेंट्री को ओपनिंग और क्लोजिंग को एक साथ एडजस्ट करके लिखते हैं, तो कैसे लिखे? ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिखेंगे, तब इसके साथ ये जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 13,05,000 में से 11,06,000 घटाइए, 1,99,000। यहाँ तक कुछ भी अंतर नहीं है, ये तो नॉर्मली एक बिजनेस का जैसे बनता है वैसे बनता है, तो इसमें मैं थोड़ी ना आपकी मदद कर रहा हूँ, ये तो आप खुद से ही देख रहे हो, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 4,01,000, ये देखिए बैलेंस शीट के आइटम है 4,01,000, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, और ये जो प्रॉफिट आया ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 1,99,000। बस ये देखिए ये 3 आइटम था लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, एक चीज ये पीएल आया, कुल मिला के 4 आइटम हो गया लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में 9 लाख। अब एसेट साइड में क्या होगा, एसेट साइड में दिया ही हुआ है यार आपके, एसेट साइड में क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख, 2 लाख का करंट एसेट है और 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री और आई, तो 6 3 9 लाख ये भी हो गया। ये देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख, इन्वेंट्री 1 लाख, अदर करंट एसेट 2 लाख, 9 लाख रुपए ये हो गया। यहाँ तक कोई फजीयत नहीं है, यहाँ तक तो जैसे बाकी बिजनेस का बनाते हो वैसे ही बनाए हो। तो आई हैव नॉट टॉट यू AS27, भाई मैंने थोड़ी ना पढ़ा है AS27, ये तो आपको पता है। अब आता है बात नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअल में AS27 लग रहा है। अब जितने भी आपने आइटम लिखे यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आपने लिखा था सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये आप बांटना शुरू करिए, सेल्स ए का कितना, बी का कितना, परचेजेस ए का कितना, बी का कितना, जितने आइटम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने आइटम दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 पीएल में था, 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आइटम है। 11 आइटम देखिए, 11 आइटम, इसको हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में स्प्लिट कर करके लिखेंगे। अब सेल्स 13,05,000 दिख रही थी, सेल्स के लिए क्या बताया था क्वेश्चन में, सेल्स के लिए क्या बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे शेयर करेंगे, देखिए लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे शेयर करेंगे, ये लिखा हुआ है एक्सपेंसेस रेवेन्यू इन द रेशियो 5:4। तो बस यही करना है, जो रेशियो दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स यानी 5:4 में, परचेजेस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों 5:4, अदर एक्सपेंसेस 5:4, इन्वेंट्री तो एसेट हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो एसेट और लाइबिलिटी 1:1 बोल रहा था, तो 1:1 कर दीजिए। कैपिटल में बताया था कि ए लिमिटेड ने 49% लगाया, बी लिमिटेड ने 51% लगाया है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट बता रहा था बराबर बांटेंगे सब 1:1। एसेट लाइबिलिटी 1:1 थी, तो ये भी लाइबिलिटी है 1:1, करंट लाइबिलिटी है 1:1, एसेट और लाइबिलिटी दोनों 1:1 था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी 1:1 हो जाएगा। ये आप अलग अलग बांट के दिखाते हो, बस यही बता रहा हूं आपको। क्या सिंपल सी अकाउंटिंग है सर, ज्यादा टेंशन ही नहीं है। बैलेंस शीट पीएल नॉर्मली जैसे कहता है वैसे बनाना है, ठीक है। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में जैसे दूसरे बिजनेस का बनता है, क्योंकि ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है,
ठीक है, तो बस जैसे हम दूसरे एंटिटी का किसी का भी बनाते हैं वैसे इसकी अकाउंटिंग बना देंगे, बस नोट्स टू अकाउंट में दोनों वेंचरर का हिस्सा अलग अलग दिखा देंगे। गॉट इट, बहुत सिंपल है। और सब बाकी उसमें क्या होता है, जो दो तरीके का और ज्वाइंट वेंचर होता है, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट होता है, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है, उसमें क्या विशेष करते हैं? कुछ नहीं करते उसमें तो कुछ भी नहीं करते। उसमें तो दोनों लोग अपनी सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग बनाते हैं वेंचरर्स। सिर्फ एक ही मुद्दा आता है कि जब फिक्स्ड एसेट मिलके खरीद देते हैं तो किसकी बुक्स में दिखाई देगा, तो दोनों लोग अपनी अपनी बुक्स में फिक्स्ड एसेट का हिस्सा दिखाते हैं, शेयर इन फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, बस खेल खत्म। यही है AS 27। और क्या बचा भाई इसमें? इन्वेंट्री तो आपको मालूम है करंट एसेट की बात कर रहा है, 1:1 में बांटेंगे। अदर करंट एसेट भाई एसेट है, 1:1 में बांटेंगे। तो जितनी भी बैलेंस शीट और PL में आइटम आए वो सारे नोट्स टू अकाउंट में आप स्प्लिट करके दिखा देंगे कि वो लोग अपनी अपनी बुक्स में कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो आ रहा है अपनी अपनी बुक्स में APL बैलेंस शीट में ये लोग इतना इतना और दिखा देंगे, मतलब A लिमिटेड और B लिमिटेड अपनी अपनी बुक्स तो बनाएंगे ही, उसमें एसेट और लाइबिलिटीज कितना कितना और डालेंगे, वो यहां से उठ उठ के चला गया। मतलब जो अपना परचेज होगा, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे सेल्स A लिमिटेड का जो अपना खुद का है, ये तो मिल के जो किए हैं उसका सेल है, ठीक है, जो मिल के ज्वाइंट वेंचर किए थे उसका सेल है, लेकिन A लिमिटेड का अपना भी तो खुद का सेल होगा, हाँ होगा। उस सेल में ये वाला सेल और हटा लगा देंगे, इतना और जोड़ देंगे। ये लोग अब अपनी अपनी बुक्स में अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे उठा के, ठीक है। दिस हैज टू बी डन ओनली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तभी ये काम करने की आवश्यकता है, अपना अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे, ठीक है। आइए MCQ देखते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, आप ये भी समझ लीजिए। बहुत छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने MCQ के क्वेश्चन दिए हैं, इफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ऑब्वियसली ये 1 नंबर के 2 नंबर के छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है। या जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल कराया आपको, ठीक है, ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल आप क्वेश्चन दे सकता है आपको कि भाई दिखाइए किस तरीके से AS 27 के तहत अकाउंटिंग होती है, तो आप PL बैलेंस शीट बनाएंगे और स्प्लिट करके जो भी हिस्सा है उस तरीके से दिखा देंगे, दैट्स ऑल। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट क्या है ये बताना, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। The requirement relating to accounting for joint venture in consolidated financial statement according to proportionate consolidation method as contained in AS 27 applies only when consolidated financial statement are prepared by the venturer। एकदम सही बात है। जो अभी आपने देखा कि हमने आपको बोला कि अपना अपना हिस्सा फिर ये लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे अपने अपने में। जैसे ये तो अभी ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग बनी थी जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, फिर उसमें हमने स्प्लिट किया कि A का सेल कितना, B का सेल कितना, ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाए। फिर हमने कहा कि A लिमिटेड क्या करेगी, अपनी जो सेल हो रखी होगी उसकी, उसमें ये ज्वाइंट वेंचर से जो उसका हिस्सा बना है वो ले जाके ऐड कर देगी। लेकिन ये सब कब करेगी, ये तब करेगी जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई कब बनाता है, जब उसके पास एक सब्सिडरी होती है, ठीक है। तो अगर सब्सिडरी नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, तो फिर ये भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो जब आप अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स पढ़ रहे थे तो वहां भी आपको एक बात बताई गई थी। वहां क्या बताया गया था आपको कि एसोसिएट में जो पैसा लगा हुआ है उसकी अकाउंटिंग हम इक्विटी मेथड से तब करते हैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, यानी उसके पास सब्सिडरी होती है और सब्सिडरी के साथ एसोसिएट भी होती है, तो हम इक्विटी मेथड से एसोसिएट की अकाउंटिंग करते हैं। और नहीं तो AS 13 के हिसाब से नॉर्मल अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहां भी ये सब जो आप सीख रहे हो ये तभी करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो सही है। दूसरा, द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड एज कंटेन्ड इन AS 27
applies irrespective of whether consolidated financial statement are prepared by the venture or not. नहीं, गलत बात बोल रहा है. consolidated financial statement बनाया जाएगा वेंचरर के द्वारा, तभी वो proportionate consolidation method इसमें भी लगाएगा, जॉइंट वेंचर में भी. इसको प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग हिस्सा भी करके दिखाते हैं, जिसका जितना हिस्सा है प्रोपोर्शनेट हिस्सा वो भी दिखाते हैं. An investor in joint venture does not have joint control should report its interest in a joint venture in the consolidated financial statement in accordance with AS 13, 21 and 23 as the case may be. अच्छा, एक इन्वेस्टर है जॉइंट वेंचर में और उसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसे अकाउंटिंग करेगा? अगर उसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है तो फिर उसके ऊपर ये AS 27 तो ही ना लगेगा, फिर तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी. ठीक है, तो AS 27 नहीं लगेगा, AS 13, 21 या 23 के हिसाब से करेगा. ये बात सही है. तो विच इज रॉन्ग? 2 इज रॉन्ग, यानी B इज करेक्ट आंसर. Identify which of the following is not a feature of jointly controlled operation. Jointly controlled operation का फीचर नहीं है, is not a feature of jointly controlled operation. Each venturer has his own separate business. ये तो सही है. Jointly controlled operation में हर वेंचर का अपना अपना बिजनेस होता है. There is a separate entity for the joint venture. दिस इज नॉट अ फीचर. सेपरेट एंटिटी कहाँ बनती है? तो ये करेक्ट आंसर हुआ. नॉट अ फीचर तो यही है, वो तो फीचर था पहला वाला. ठीक है, सेपरेट एंटिटी नहीं होती है. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट फीचर ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट. जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट का ये फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर. देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये फीचर नहीं है. देयर इज अ कॉमन कंट्रोल ओवर जॉइंट एसेट, ये तो फीचर है. एक्सपेंसेस ऑन जॉइंटली हेल्ड एसेट्स आर शेयर्ड बाय द वेंचर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, खर्चे अपना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बांटते हैं, ये भी फीचर है. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेंचरर शो ओनली देयर शेयर ऑफ एसेट एंड टोटल इनकम बाय देम अलॉन्ग विद टोटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय देम. हाँ, कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेंचरर अपना हिस्सा एसेट का दिखाता है, ये भी बात सही है. सिर्फ पहला वाला बात सही नहीं है, इज नॉट अ फीचर. Identify which are features of a jointly controlled entity. Jointly controlled entity का क्या फीचर? Venture creates a new entity, सही है. All venture pool their resources under a new banner. सभी वेंचर मिलके एक नए बैनर के तहत, हाँ मतलब नए एंटिटी के तहत अपना रिसोर्सेज पुल करते हैं, और ये एंटिटी अपना एसेट परचेज करती है, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करती है, एक्सपेंसेस अपने खुद इंकर करती है, सेल एंटिटी अपनी खुद बनाती है, ये भी सही है. रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द एंटिटी शेयर्ड बाय द वेंचर इन द रेशियो एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. उनके जो रेवेन्यू और खर्चे होते हैं, ठीक है, एंटिटी के, वो वेंचरर इन देयर रेशियो, अपने इन देयर ओन रेशियो वो शेयर करते हैं. रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को वो अपने रेशियो में शेयर करते हैं. हाँ, ये तो होता ही है. ठीक है, जब भी जॉइंट वेंचर एंटिटीज भी बनती है तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैसे शेयर करना है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में होता है. प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे शेयर करेंगे, एसेट लायबिलिटीज को कैसे शेयर करेंगे, ये होता है. ये भी बात सही है. तो तीनों ही सही है. सी इज द करेक्ट आंसर. पांचवा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड. अच्छा, हम लोग ने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड को डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया. ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? इफ इंटरेस्ट इन एंटिटी इज मोर देन 50%, इन्वेस्टमेंट इन सच जॉइंट वेंचर शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एकदम सही बोल रहा है. If interest is 20% or more but up to 50%, investment are to be accounted for in accordance with AS 23, accounting for investment in associate. एकदम सही बोल रहा है. For all other cases, investment in joint venture is treated as AS 13, accounting for investment.
बाकी जॉइंट वेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट है तो AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग करिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड तो। फोर्थ पॉइंट देखिए, फॉर दिस पर्पस द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑन विच द जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप ceases टू एग्जिस्ट शुड बी रिगार्डेड एज कॉस्ट देयर आफ्टर। नहीं नहीं, जो जिस वैल्यू पे अभी तक इन्वेस्टमेंट दिख रही थी वैल्यू वही दिखती रहेगी अभी भी, ठीक है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है, पॉइंट बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बस यही था छोटा सा AS 27। मैं तो कहूँगा जितना आपने किया है बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, यू आर थॉरो विथ AS 27। कुछ और नहीं देखने सोचने की आवश्यकता है, बहुत लिमिटेड बातें हैं और यही लिमिटेड बातें बस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। विल स्टॉप हियर।